बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज इलेक्शन सीरीज़ का हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हम इस्लामाबाद से आपके लिए लेकर आए हैं। इस्लामाबाद में इंतखाबी मुहिम किस अंदाज में जारी है वो आपको बताएंगे। जैसे जैसे 8 फरवरी का दिन, इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं, उनको टिकट्स अवार्ड किए जा रहे हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो जो सियासत के बड़े नाम इस वक्त इस्लामाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं जो कि आज़ाद हैसियत में इस बार कंटेस्ट करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से। इसके अलावा जमात इस्लामी की तरफ से मियाँ असलम साहब हैं जो कि इस्लामाबाद से काफ़ी अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो आपको पिछली दफ़ा तो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नज़र आए थे, जैसे खुरम नवाज़ जो हैं, लेकिन इस बार वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद की आपको ख़ास बात इस बार जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सियासतदानों से ज़्यादा लॉयर्स ने, वकला ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इस्लामाबाद को ही देखें तो 3 हलके हैं यहाँ पर, NA46, NA47 और NA48, जो कि पिछले इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में भी 3 ही हलके थे और तीनों ही हलकों से इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती थी। और इससे पहले जो इंतखाबात रहे उसमें इस्लामाबाद के 2 हलके हुआ करते थे। फिर बाद में जो नई हलका बंदियाँ हुई उसमें इनकी तादाद बढ़ा दी गई और 3 हो गए। इस बार जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पे वो 10,66,000 के करीब हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो 209 लोगों ने कागजात के नामजदगी जमा कराए थे तो उसमें 116 लोग जो हैं उनके कागजात के नामजदगी मंजूर हुए थे और 93 ऐसे थे जिनके मुस्तरद कर दिए गए थे। 116 कैंडिडेट्स इस बार आपको इस्लामाबाद से इन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ते नज़र आएंगे। ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है एंड अगेन वकला की है, और वकला भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। सियासतदानों से भी ज़्यादा इस वक्त लॉयर्स हमारे सामने हैं। तो इस्लामाबाद में तीनों हलकों के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या ये कैंडिडेट्स राय रखते हैं, आवाम से इस बार क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। स्टे ट्यून्ड। तो इस्लामाबाद के हलके आज हम आपके लिए प्रोग्राम में लेकर आए हैं। NA47 और 48 इस्लामाबाद से इस वक्त आज़ाद हैसियत में जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनकी कॉर्नर मीटिंग यहाँ पर थी और उसके मनाजिर आपने देख लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब आज़ाद हैसियत में लड़ने पर क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? मेरे ख्याल से मेरे कंधों पर वो बोझ नहीं है जो 16 महीने की हुकूमत के अंदर रहा। जिन जिन लोगों ने वो बोझ उठाया आज उनके लिए अवाम के अंदर जाना मुश्किल हुआ है। और वो जो लोगों की तवक्कुआत थी कि PDM की हुकूमत के अंदर के जो पूरी नहीं हो सकी, और उसके नतीजे में आज मेरे जितने पुराने कॉलीग्स हैं सब कहते हैं यार मुस्तफ़ा तुमने फैसला ठीक किया, तुम बच गए और हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा, तो ये आज़ाद हैसियत में यानी आसान लग रहा है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जीतते हैं, मुझे याद है आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि मैं फिर जो भी जमात अगर हुकूमत बनाती है मैं उसमें नहीं जाकर बैठूंगा, अगर ये पॉसिबल, आपने कहा अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठूंगा। सो फिर वो जो मसाइल हैं जो अवाम तवक्कुआत लगाते हैं वो कैसे हल होंगे? देखिए, मसाइल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सादिया कि उनकी प्रोजेक्शन हो, उनके बारे में बात हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्त मीडिया में मौजूद हैं। आप देखिए, आप इस कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं ये वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस के बिल्कुल कदमों में। अब यहाँ पर अब जान के हैरत होगी आपको, आपके व्यूअर्स को भी जान के हैरत होगी कि जो लोगों के मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी तक वज़ीर आज़म हाउस जिस जगह पर बना है उसकी जो कीमत है, जो मुकामी लोग थे जिनकी ज़मीनों पर वो बना है, अभी तक अदा नहीं की गई। अच्छा, सदर हाउस की भी नहीं अदा की गई। जहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट बनी है उस जगह की भी जो कीमत है वो मुकामी लोगों को नहीं अदा की गई। तो ये जो प्रोजेक्शन है लोगों की आवाज़ की, वो तो इंशाअल्लाह ताला मीडिया पे करना, वो एक, और उसके ज़रिए जो प्रेशर क्रिएट होता है, और एक लोगों की जायज़ बात है। देखें कि आप जायज़ मामलात को हल कराने के लिए, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे आप हुकूमत में हो, हम सियासी मुखालफ ज़रूर हैं लेकिन सियासी दुश्मन तो नहीं है। और मकसद इस सारे निज़ाम का यही है कि आपने अवाम को डिलीवर करना है, अवाम की फलाह की बात करनी है। तो वो चाहे कोई शख्स हुकूमत में बैठा हो चाहे शख्स कोई अपोजिशन में बैठा हो, मुकदमा कैसे पेश करता है। और जो आने वाली हुकूमत भी है वो तो हम सबको ऑलरेडी पता है कि बंद कमरों के अंदर फैसले, दीवार है, देखे ना, बंद कमरों के अंदर बैठे फैसले किए जा रहे हैं।
تو ہمارا تو مقدمہ یہ ہے اور میری سوچ کیا پورے پاکستان کی سوچ یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہمارے پر مت تھوپو, ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے دو کہ ہم کس کو حکمران چننا چاہتے ہیں. اربوں روپے پھر اس نظام پہ لگانے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب آپ نے فیصلے بند کمروں میں بیٹھ کر کر لینے, ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو پورے ملک کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو یہ 76 سالوں کا جو سفر ہے, یہ جو ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں, یہ اب ختم کرنا پڑے گا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, آپ نے جیسے کہا کہ مقدمہ کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس کی بات ہے, چاہے وہ اپوزیشن بینچز سے ہو. یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, جو کہ الیکشن کیمپینز میں دعوے اور وعدے کر کے ووٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی جس طریقے کے حالات ہیں, آپ نے ویورز کے لیے ایک نئی چیز بتائی کہ وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کی زمین جن مقامی افراد سے خریدی گئی ان کو بھی اس کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی گئی. یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ اس میں ایک تو سر فہرست یہ آ گیا, باقی کیا اسلام آباد کے لوگوں کی طرف سے, مکینوں کی طرف سے آپ کو سننے کو ملتا ہے, کیا مسائل ہیں اور اس کا پھر حل کس طریقے سے نہیں؟ دیکھیں, اسلام آباد کے جو بنیادی مسائل ہیں نا, ان کے اندر اس شہر کو بیوروکریسی نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اربوں روپے وہ کماتا ہے, CDA اس کا نام ہے, ٹیکسیشن کرتا ہے, لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ ٹیکسیشن کی پرائرٹیز کیا ہیں, کس طریقے سے پھر وہ آگے خرچ کیا جاتا ہے. اس شہر میں پانی کا صاف پانی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. اس شہر میں جو صحت کے مسائل ہیں, آپ پیمز ہاسپٹل چلی جائیں, پولی کلینک چلی جائیں, ان کے ایمرجنسی کے اندر آپ جا کر قدم رکھیں, اور یہ کیپٹل ہے اور یہ آپ کا دارالخلافہ ہے, قدم وہاں پہ رکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دارالخلافے کے ہسپتالوں کا یہ حال ہے, تعلیمی اداروں کی یہی صورتحال ہے. جو یہاں پر ماڈل ولیجز بننے تھے, جس کا بہت عرصہ پہلے فیصلہ ہو چکا, وہ ماڈل ولیجز نہیں بنے, اور پھر لوگوں کو ان کے گھروں سے محروم کرنے کے لیے CDA گائے بگائے آپریشنز کے لیے باہر نکل آتا ہے. تو بے پناہ مسائل ہیں اس شہر میں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی پرابلمز حل ہوں. یہ دارالخلافہ ہے, یہاں پر جابز کے حوالے سے بڑے پرابلمز ہیں. لوگوں کا جو ہمارا اسلام آباد کے لوگوں کا جو جابز کے اندر جو کوٹا تھا, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد اسلام آباد کے شہر کے اندر تو ہر صوبے کا حق ہے یہاں پر جاب, ان کے لیے جاب کوٹا موجود ہے. اسلام آباد کے لوگوں کا کسی صوبے میں نہیں ہے. تو یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز ہیں کہ جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بنیادی چیز جو ہم نے دیکھا ہے جس پہ بہت کم بات ہوئی, انفیکٹ PDM کی حکومت کی طرف سے بھی, اس سے پچھلی حکومت کی طرف سے بھی, کہ اسلام آباد میں اس کو ایک سیف سٹی پروجیکٹ کے طور پہ رکھا گیا. چودھری نثار جب وزیر داخلہ تھے, کیمراز لگا دیے جگہ جگہ. اب جو اسٹریٹ کرائم اسلام آباد میں کیپٹل میں بڑھ چکا ہے کہ صرف فون نہیں چھن رہے, نقدی نہیں چھن رہی ہے, گاڑیاں نہیں چھن رہی ہیں, لوگوں کو مرڈر کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر, اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ اب آبویسلی جو ہماری پولیسنگ ہے اس کے اندر ایک بہت بنیادی چیز تھی جو پولیس آرڈر تھا 2002 کا, کہ پبلک سیفٹی کمیشنز بنائے جائیں گے. وہ پبلک سیفٹی کمیشنز ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام جو ہے ان بورڈز کے اندر شامل ہوگی, پولیس کے ساتھ لائزون رکھے گی, اور پولیس کے اوپر ایک چیک بھی رکھے گی. اور اس بورڈ کو یہ بھی امپاور کیا گیا تھا, سیفٹی کمیشنز کو, کہ وہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی دیکھتے ہیں تو وہ پھر ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ فلانا پولیس افسر یہاں سے تبدیل کیا جائے. یہ عوام کو اختیار دیا گیا تھا. وہ آج تک پبلک سیفٹی کمیشنز بنے ہی نہیں. تو جو چیک ہے پولیس کے اوپر, وہ پبلک کا بھی ہونا چاہیے, لوکیلٹی کا بھی ہونا چاہیے. اب ماڈرن جو کانسیپٹ ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ دفتروں کے اندر بیٹھ کے, تھانوں کے اندر بیٹھ کے آپ پولیسنگ کریں. اب کمیونٹی پولیسنگ کی طرف دنیا جا چکی ہے, ہمیں بھی اسی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور جو ماڈرن جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کر کے ہمیں سیف سٹی کو مزید بڑھانا پڑے گا. اس کو اسلام آباد کے پوش سیکٹر سے بھی باہر لا کر ادھر آبادیوں میں بھی لے کر آنا پڑے گا, کہ تاکہ یہاں پر بھی جو جرائم ہوتے ہیں, جو منشیات فروشی ہوتی ہے, تاکہ ان کا بھی سدباب کیا جا سکے. تو اب یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, یہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کسی کی ترجیحات میں ہی نہیں رہا. پاکستان کی سیاست کو بڑے عرصے سے قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی جو آپ نے کہا کہ کچھ فیصلے ہو چکے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ کس کی حکومت بنے گی, لیکن کیا صرف ایک ہی جماعت کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں, زرداری صاحب کا بھی پچھلے دنوں جو بیان آیا کہ اگر نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے, کولیشن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتحاد کی طرف بات جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایونچولی اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے کر آتی ہے. اگر کوئی جماعت اکثریت نہ لے سکی, اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا گیا تھا. RTS ضرور بیٹھا, لیکن ایک پاپولیرٹی کی ویو بھی تھی.
इस वक्त अगर आप मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी कहीं मौजूद नहीं है, बहुत बड़ी मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, और इस मैनेजमेंट के नतीजे में हमें जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम की है, ताकि माशी इस्तेहकाम हम लेकर आ सकें। अच्छा, वैसे आप क्यों नहीं पॉपुलर वेव के साथ गए फिर? देखिए पीटीआई अगर आप कह रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी है तो आप उनके साथ क्यों नहीं गए? देखिए मैं इस वजह से नहीं गया, उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन इस वक्त ये है कि हमें माशरे के अंदर नफरतों को कम करना है, और जिस हिसाब से हम नफरतों को, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस और ये चीज़ें हम पामाल कर चुके हैं, अभी जो माहौल और स्पेशली 9 मई के बाद जो पीटीआई के लिए बन गया है, बहुत मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना और पार्लियामेंट तक पहुंचना। हमें मुश्किलात ऑन ग्राउंड नजर आ रही हैं। तो ऐसे मौके में अगर पार्लियामेंट में पहुंच ही ना पाए, एक आवाज़ वहाँ पर लोगों की, खल्के खुदा की पहुंच ही ना पाए और सिर्फ एक सेटअप की आवाज़ वहाँ पर मौजूद हो, तो फिर इसका नुकसान मुल्क को होगा। तो मैं वहाँ पर पहुँचना इसलिए चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर उनके ज़मीर जोड़ सकूँ, ज़रा को हथौड़ा ग्रुप वाला काम अदा कर सकूँ। हाँ। तो कि आई मीन के 25 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, और यहाँ पर हम सब जो अहले हमारे अशराफिया है उसने पहले तय कर लिया है कि केक का कितना हिस्सा किसके पास जाएगा। ये क्या है? अच्छा, एक तो आपने कहा कि ऑब्वियसली आपके कंधों पे इस वक्त वो जो बोझ है वो बड़ा कम हुआ है आज़ाद हैसियत में लड़ने की वजह से भी या पार्टी छोड़ने की वजह से, बट अभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे आप बहुत आवाज़ बुलंद किया करते थे, कमेटी में, पार्लियामान में, हर जगह पे। तो वो सेनेटरशिप से रिज़ाइन करना, पार्टी छोड़ना, और अब यहाँ पे व्हाट हैव यू अचीव्ड सो फार? What I've achieved so far, सादिया frankly, कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। अब मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, लोगों में जा रहा हूँ, और हर जगह जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब आपने अपनी जो भी आपके असूल थे, जो भी आपकी कन्विक्शंस थी, आपने इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर के इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस व्यू भी लोग सुनना चाहते हैं। लोग अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं, रिफॉर्म्स की बात भी सुनना चाहते हैं। सियासी जमातों के तो नज़दीक अब रिफॉर्म्स की बात तो अहमियत ही नहीं रखती, उनके नज़दीक तो बस लाडला बनने की एक रेस लगी हुई है। तो लोग बियॉन्ड दिस पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीव करता हूँ अब ये व्यूअर्स इसके ऊपर बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैंने इन पिछले चंद सालों के अंदर एक बहुत महदूद सा एक मुकाम बनाया है सियासत में। गुफ्तगू खुल के कर लेता हूँ, और इसीलिए करता हूँ पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए, और मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। और ये फैसला लेने के बाद मुझे याद है कि आपने मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने, तो वाकई अपनी जमात बनाने का इरादा अब आपने तर्क कर दिया? देखिए, वैक्यूम पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, और 2024 के इलेक्शंस के बाद ये वैक्यूम मजीद प्रोनाउंस हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला इन सब लीडरान को ज़िंदगी दे, मेरी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आने वाला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब का आखिरी इलेक्शन है। फिर एज का एक इफेक्ट आ जाता है, जरदारी साहब का आखिरी इलेक्शन है, और बहुत हद तक तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत मुश्किल सर्वाइवेबिलिटी हुई हुई है। तो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, खिला पैदा हो गया है, और खिला असल जो बुनियादी तौर पे पैदा हुआ है वो प्रोग्रेस का खिला है। जमातें डिलीवर नहीं कर पा रही, लोग ये चाहते हैं, 98% पाकिस्तान ये चाहता है कि यार हमारी जिंदगियां बेहतर हों, उनमें कोई इंप्रूवमेंट आए, लोग मुल्क छोड़ के निकल रहे हैं। तो वो रिफॉर्म ओरिएंटेड अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होगी, वो होनी ही है। सिलेक्शन के बाद इरादा है आपका बनने? देखिए, वो होनी ही होनी है सादिया, वो मैं ना करूं और कोई ना करे, वो खिला मौजूद है, और खिला वो पुर होना ही है। और इवेंचुअली पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अब ये 76 सालों का जो सफ़र है, देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया है, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान आज भी कहाँ खड़ा है कि इसका मुवाजना अफ्रीकी ममालिक से हो रहा है। पोटेंशियल हम में मौजूद है, टैलेंट हम में मौजूद है, वसाइल की कमी हमारे पास नहीं है। हम तो एक अमीर मुल्क हैं जिसको बड़े गलत अंदाज से चलाया जा रहा है, जिसको गुर्बत पे मजबूर कर दिया गया है। तो डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज,
تو میرے خیال سے کہ اگر ہمارے پاس ایک اہل کمپیٹنٹ قیادت سامنے آئے تو چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں. آل از ناٹ لاسٹ. ایک آخری سوال. حکومت جیسے آپ نے کہا کہ جی نظر آ رہا ہے کس کی بننے جا رہی ہے, بٹ اس کے بعد جو اسٹیبلٹی جس کی ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, لیکن حکومت بننے کے بعد بھی اگر الزامات لگیں گے, لیگ پولنگ ہوگی, احتجاج ہوں گے, تو اسٹیبلٹی تو پھر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کیسے چلیں گے معاملات؟ جی ہاں, اور یہی تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں. دیکھیں 2013-2018 کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشن ڈے کے بعد متنازع ہوئے. 2024 کا الیکشن وہ پہلے سے متنازع ہونا شروع ہو گیا. تو 2018 کے الیکشن میں جن جماعتوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلنے تو نہیں دی. کبھی لانگ مارچز ہو رہے ہیں تو کبھی کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر 2024 کے الیکشن بھی متنازع ہوں گے تو جو بھی حکومت بنے گی اس کو جو لوگ جو سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کہاں چلنے دیں گے. اور پھر مورل اتھارٹی دیکھیں, ساری یہ جو جماعتیں جو پچھلے 16 مہینے میں حکومت رہی, عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کا تانا دیتی تھی, اور آج سب خود سلیکٹ ہو کے اگر حکومت میں آتے ہیں تو مورل اتھارٹی کیا ہوگی. تو بغیر مورل اتھارٹی کے 25 کروڑ کے ملک کے اوپر حکومت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. سو آج ہم اسلام آباد کے حلقے کور کر رہے ہیں جہاں کی 3 کانسٹیچوئنسیز ہیں, انہیں 46, 47 اور 48, اور یہاں پہ 2 حلقوں سے امیدوار جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں. اس وقت کارنر میٹنگ کے لیے آئے ہیں اور وہ مناظر آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو انتخابی مہم ہے باقاعدہ طور پر تمام امیدواروں نے اس کا آغاز کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کارنر میٹنگ سے اپنے ٹائم نکالا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لاسٹ انتخابات میں اسلام آباد کی تینوں کانسٹیچوئنسیز سے پی ٹی آئی جیتی تھی. اس بار کیا امیدیں ہیں, کیا مختلف ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جو آج ہمارے اس کارنر میٹنگ کے پروگرام کو اسلام آباد G8 میں کور کرنے کے لیے تشریف لائے. اسلام آباد میں جب سب سے پہلے میں منتخب ہوا 2008 میں تو ہمارے یہاں سے 2 حلقے تھے. پھر 2013 میں جب میں دوبارہ منتخب ہوا تو اس وقت بھی ہمارے 2 حلقے تھے. 2018 میں یہ 3 حلقے بنے ہیں, اور ابھی جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ابھی اثر 9 حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, لیکن ہمارے حلقوں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس وقت میں پارٹی کا مومنٹم اور گراف دیکھ رہا ہوں, جو لوگوں کی میں جوش و جذبہ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ایک وابستگی دیکھ رہا ہوں, اور بالخصوص میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کے بعد جو فرق پڑا ہے, اور 21 اکتوبر سے جو ایک جوش اور جذبہ اسلام آباد میں, جسے اکثر لوگ بیوروکریٹس کا شہر کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو جذبہ ہم نے 21 اکتوبر کے جلسے میں شرکت کے حوالے سے نون لیگ کے ورکرز میں دیکھا, وہ مومنٹم ابھی تک برقرار ہے انشاءاللہ, اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ تینوں سیٹیں انشاءاللہ اسلام آباد سے جیتیں گے. جو 16 مہینے کی کارکردگی پہ حکومت کی پی ڈی ایم کی تنقید ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا انتخابات میں؟ دیکھیے اسلام آباد ظاہر ہے پورے پاکستان کا حصہ ہے. حقیقت کو مد نظر رکھ کر ہی جب سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل ورکر اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور وہ دیرپا بھی ہوتی ہے. جہاں ہمارے اوپر 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے سوالیہ نشان میڈیا کی طرف سے یا عوام اگر کوئی بات کرتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی وہ کوئی سنگل میجورٹی گورنمنٹ نہیں تھی, ہماری بہت ساری کمپلشنز تھیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم نے اپریل 2022 کو جو گورنمنٹ سنبھالی تھی, تو وہ جو ایک بیک لاگ تھا اور ملک جن مشکلات کا شکار تھا اور معیشت تقریباً ڈوب چکی تھی اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا, وہاں سے ملک کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنبھالنا, معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنا, یہ ایک ایسی جستجو تھی جو بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا اور ہم نے وہ بخوبی طے کیا. باقی جو IMF کے معاہدے عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے, ان کی کنٹینویشن کے جو اثرات ملک پہ اور مہنگائی کی شکل میں آئے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن 16 ماہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو 3 سابقہ ادوار بطور وزیر اعظم ہیں وہ بھی موجود ہیں اور بالکل کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو موازنہ ہم کرتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو 4 سالہ دور ہے 2013 سے لے کے 17 تک کا, اور عمران خان کا جو 18 سے 22 تک کا دور ہے, ان میں تو بہت واضح فرق ہے. اور عوام دیکھ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کے 4 سالہ دور میں
मुल्क को क्या मिला और इमरान खान साहब के 4 साल दौर में मुल्क को क्या मिला। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो पाबंद सलासिल हैं, साथ ही साथ उनकी तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हो रहे हैं। उनके बहुत सारे लोगों को जो है वो जिस तरह कहा जाता है कि जी पार्टी वो छोड़ के चले गए। सो ये सिंपैथी वोट जो है वो नहीं जाएगा इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के जो इल्ज़ामात होते हैं ये हर इलेक्शन पे लगते रहे हैं। पिछले इलेक्शन में ये इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगे थे, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गए थे, कोई सिंपैथी वोट हमें नहीं मिला। और अगर आप इस बात का मुवाजना करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पिछले तमाम जो मैं तो 2 डेकेड्स की बात कर रहा हूँ, 2 दहाइयों की बात कर रहा हूँ, उसमें कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो 26 साल में यानी 1997 के बाद 2018 तक, बल्कि आज 2023 हो गया है, तो 26 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने दिया गया है। जो हमारे ऊपर जो पिछले जनाब 40 साल और 45 साल का भी, यार एक मिनट, हमारे ऊपर जो पिछले 40 साल के मुल्क की अगर ख़राब सूरत हाल हमारे ऊपर डालने की कोशिश की जाती है, तो मैंने आपको बताया कि 26 साल में नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है 2013 का। तो ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं समझता हूँ ग्राउंड खो चुकी है। अब लेवल हो या अनलेवल हो, उनके पास ग्राउंड रहा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली वो इल्जामात और तनकीद जारी है, लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि पहले भी हो चुका है वो 4 हलकों की धांधली वाला मामला जिस पे जुडिशल कमीशन बना, आप हुकूमत बना भी लेते हैं तो वो चल सकेगी? देखिए, अगली हुकूमत चलने का जो दारोमदार है वो परफॉर्मेंस पे है। अगर गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला बनती है, हमारी और अल्लाह के फजल से बनेगी, अवाम की ताईद से बनेगी इंशाल्लाह, तो पहली तो हमारी ख्वाहिश है कि वो सिंपल हमारी जो है सादा अक्सरियत वाली गवर्नमेंट हो, सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम आएँ, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जरदारी साहब को लग रहा है वैसे कोalition नहीं आएगी, वो कह रहे हैं अकेले हुकूमत बना लेंगे, ये ना सोचें। जरदारी साहब और शेख रशीद साहब पेशगोइयों के माहिर हैं, उन्हें करने दें, हम तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर वो हुआ तो वो बहुत बेहतर होगा मुल्क के लिए, और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी हुई, आएँ जी, ये सारी हमारी लेडीज़ विंग की ख़वातीन हैं जी, माशाल्लाह बड़ी भरपूर तरीके से हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करती हैं, तो अगर तो हमने को डिलीवर किया, आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे, तो आप यकीन रखें कि ये 5 साल नहीं, ये 20 साल हुकूमत चलेगी। अब 4 दफ़ा दोबारा मुंतखब होंगे, क्योंकि इस वक्त आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हें कोई आसानी चाहिए, और जो जमात और जो लीडरशिप इस इम्तहान में कामयाब होगी वो पाकिस्तान को फिर अगले 20 साल इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी करेगी। अच्छा, अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिलती या 2/3 मेजॉरिटी, जिसकी ऑब्वियसली PMLN ख्वाब भी देख रही है, उम्मीदें भी लगाए हुए है, तो आपका क़यादत को मशवरा क्या होगा? कोalition गवर्नमेंट बनाएं? देखिए, वक्त की ज़रूरत है, कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो बहरान है, जिस तरह की हमारी मुआशी सूरत हाल है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ नहीं रहे, कारोबार का पहिया चल नहीं रहा, मुल्क के अंदर जो है एक केओस है, महंगाई है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा हुकूमत की बात करें, कहते हैं हम तो निगरान सेटअप हैं, हम तो ऐसे केयर टेकर हैं, हम तो डे टू डे बिजनेस देख रहे हैं, तो लिहाजा आपको ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। ये एक मुश्किल चैलेंज होगा फिर हमारी लीडरशिप के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो और उनके पास हमारे पास एक बड़ी मंजी हुई टीम है, अल्लाह ताला के फजल। नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे आप बिल्कुल क्लियर हैं, सर्टन है कि वही होंगे उम्मीदवार, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे? शहबाज शरीफ साहब ने तो एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा खुद उनको उम्मीदवार डिक्लेयर किया है। हमारा जो अगला उम्मीदवार है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे बतौर वज़ीर आज़म। यार आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट। तो काफी जज्बाती कारकुन है नहीं, अब ऐसा मोमेंटम बन रहा है जी, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो है अपना शुक्र है कहीं बन रहा है, वरना हम जहाँ जितने हलकों में, जितने शहरों में गए हैं, वहाँ तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही वो वाला माहौल नहीं है इंतखाबात का जो यूजुअली होता है। नहीं, हमारी हम G8 में खड़े हैं, इसके बाद हमारा अभी एक I8 में, उसके बाद वहाँ पे भी इसी तरह एक कॉर्नर मीटिंग है जो अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जलसों में जो है हमारे ये प्रोग्राम तब्दील हो रहे हैं। और ये मीटिंग्स भी अभी हम आप ये कहें कि जो हमारे सरकर्दा यहाँ पे लोग हैं, जो हमारी कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, ये उनके साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी हम वोटर्स से मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो जितने लोग आपको दाएं बाएं हमारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने सेक्टर्स में, अपनी गलियों में बाकायदा मुहिम चलाने वाले लोग हैं। अभी नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब का अलमिया कह लें या जो मर्जी कह लें या माजी का रिकॉर्ड कह लें कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं
تو ان کی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو جاتی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اس دفعہ وہ آئے 21 اکتوبر کو جلسہ کیا, تقریر میں انہوں نے بڑی مفاہمت کی بات کی, ریونج نہیں میں لینا چاہتا, انتقام نہیں لینا چاہتا, سب مل کے چلیں. یہ چیز ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی برقرار رہے گی یا دوبارہ لڑائی ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کے جلسے میں جو اپنی تقریر کی ہے وہ پورا انہوں نے قوم کو ایک چارٹر دیا ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کیا ہے. اور جو 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں پاکستان میں سیاست ہوتی رہی ہے, مختلف پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, آپس میں بھی پنجہ آزمائی ہوتی رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلے شکوے اور چیزیں چلتی رہیں, لیکن ان سارے تجربات کے بعد آج ملک جس جگہ پہنچ چکا ہے, میرا خیال ہے کسی بھی ایسے تجربے کی آپ گنجائش نہیں ہے. اور یہ تمام لیڈرشپ بھی اس بات سے واقف ہے, اور پاکستان کی ہماری کم از کم جماعت کی حد تک جو سنجیدگی ہے, جو مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمٹمنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی لڑائی والی یا بلکہ ہم تو اب جو الیکشن سے پہلے بھی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری ہم خیال جماعتیں ہیں, جو ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں, اور الیکشن کے بعد بھی اگر ہم سادہ اکثریت لیتے ہیں تب بھی ہم جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ 21 اکتوبر کو تو انہوں نے واپس آ کے یہی میسج دیا تمام اداروں کو, عوام کو, لیکن اس کے بعد لگا ایسے کہ کہیں ان کے کچھ معاملات بنے نہیں, بات طے نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے فوری طور پہ پھر احتساب کی بات شروع کر دی, وہی بیانیہ دوبارہ بھی شروع کر دیا, 93 99 میں نکالنے والی بات شروع کر دی, حالانکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ماضی کی بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے یہ جو احتساب والی بات اگر میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نکلتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف میڈیا آپ یہ کہیں گے ہاؤسز اس کو ایک خاص طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. احتساب کے ادارے پاکستان میں موجود ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انہیں آگے بھی اپنا کام کرنا ہے. ہم اپنا سارا کام چھوڑ کے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے خواب دکھائی کہ ملک کو میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں اور ایک نیا پاکستان بنانے جا رہا ہوں, اور وہ اپنا کام ایک سائٹ پہ کر کے انہوں نے ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی, سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, تمام جو ہماری باقی پولیٹیکل ورکرز تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. تو ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور پھر جو میں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں کوئی انہوں نے انتقام کی بات نہیں کی. ماضی کی چند جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انہیں ان پہ بات کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ آئندہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں. کوئی بھی جو کسی بھی منصب پہ فائز ہو وہ یہ غلطیاں نہ دہرائے. یہ بتائیے اسلام آباد میں اپنا مقابلہ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں انڈیپینڈنٹ, خرم نواز جو ہیں وہ بھی اس دفعہ انڈیپینڈنٹ. دیکھیے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں وہ کسی بھی حلقے میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہاں NA47 میں 2 کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بابر اعوان صاحب اور شعیب شاہین صاحب, جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. تو لیٹس سی پارٹی کس کو لانچ کرتی ہے. پر لائرز بہت زیادہ ہیں, سیاستدان پیچھے رہ گئے, وکلا آگے آ گئے. اچھی بات ہے جی, اگر وکلا پڑھے لکھے کمیونٹی ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ آگے آئے ہیں تو موسٹ ویلکم, بالکل ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. پھر آپ کا بہت مشکور ہوں جی, اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا جو یہاں آج ہمارا پروگرام کور کرنے آئے. تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اسلام آباد کے تینوں حلقے دکھا رہے ہیں, NA46, NA47, 48. یہاں پہ الیکشنز کی کیا صورتحال ہے, جو امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی کیمپینز کس انداز میں جاری ہیں. اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے تو اوور آل بھی دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑی رونقیں ماند نظر آ رہی تھیں. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے الیکشن کمیشن کی طرف سے فائنل لسٹیں آنا شروع ہوں گی اور یہ جو مومنٹم ہے الیکشن کا وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جہاں پہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کی, ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام آباد میں اس دفعہ سیاستدانوں سے زیادہ وکلا کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے PMLN کی جو بات تھی وہ آپ نے سنی, ان کے امیدوار جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اس وقت جماعت اسلامی کے NA46 سے جو کینڈیڈیٹ ہیں میاں اسلم صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب, ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے بڑی آرگنائزڈ اور بڑی ڈسپلنڈ پارٹی ہے, بڑی ان کی گیدرنگز بھی زبردست ہوتی ہیں, بڑے منظم انداز میں چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بٹ جب الیکشنز کی باری آتی ہے سو یہ کیوں ایک گمان ہے کہ اس طرح سے وہ ووٹس نہیں پڑ پاتے اس جماعت کو جیسے باقی دیگر جماعتیں لے جاتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور $1 بلین کا کوشچن یہی ہے. ہر بندہ سوال کرتا نا
तो देखिए 4 दफ़ा हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, वज़ीर आज़म 4 ही मुस्लिम नून के वज़ीर आज़म, और किसी को डिलीवर नहीं कर सके। आप बिजली देख लें, शुगर देख लें, दालें देख लें, पेट्रोलियम देख लें, उन्हें मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अब 76 साल के बाद एक ऐसा लम्हा है जो हैरत अंगेज भी है और खुशी का मुकाम भी है कि ये सारी हुकूमती पार्टियां बदनाम हो गई, करप्ट मशहूर हो गई, नाहल मशहूर हो गई, कमीशन एजेंट मशहूर हो गई, और जमात इस्लामी अल्लाह के फजल करम से जो 76 साल से कोशिश कर रही है वो नेक नाम मशहूर हो गए। अब मैं जहाँ पहुँचता हूँ, जहाँ मुलाकात करता हूँ, जहाँ अपने पहुँचता हूँ, सब कहते कि मियाँ असलम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब एक ही बात कर मेरे भाई, सब एक ही बात कह सके मियाँ असलम, बाकी तमाम पार्टियाँ टेस्ट हो गई और फेल हो गई। अब जमात इस्लामी है और अल्लाह के फजल करम से हर फर्द एक ही बात कहता है कि जमात इस्लामी ईमानदार, दयानतदार, वादा इफ़ा, जुर्रतमंद और खिदमत करने वाले लोगों का गिरोह है। हर फर्द की ज़बान पर है करना ना करे ज़ल्ज़ला आए, कोई सैलाब आए, और अभी जब फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? जमात इस्लामी। इसलिए अब वो माहौल सारा तब्दील हो गया, ए टू ज़ेड तब्दील हो गया। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि कैपिटल में भी और पाकिस्तान में भी सब लोग याद कर रहे हैं तराजू को। सब इंशाल्लाह जमात की हमायत करेंगे और ठप्पा लगाएंगे तराजू पर। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो जलसे और गैदरिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बाकी जमातों से ज़्यादा बड़े आप लोगों के जलसे होते हैं, बट उस तरह से वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। 2002 के बाद से इस्लामाबाद में भी बारी नहीं आई, सो इस दफ़ा आप पुरुमीद हैं। आप बिल्कुल सही फरमाया, मैं वही बात गुजारिश कर रही, अल्लाह एक लम्हा ले आया है, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी जद्दोजहद वो रंग ले आई है, इसलिए वो सारियाँ बदनाम हो गई हैं, वो डिलीवर कुछ नहीं कर सकी। अब पीपल्स पार्टी ने भी, नून ने भी 78 मौदे के IPPs के, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, 56 रुपये यूनिट है, 56 रुपये। यही इंडिया में 14 रुपये है, बांग्लादेश में 18 रुपये है। आपकी स्टीम मिल कैसे चले, फैक्ट्रियाँ कैसे चलें, पोल्ट्री फार्म कैसे चलें? इन्होंने तबाह कर दिया। अब तमाम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, यहाँ खुशहाली लेके आनी है, महंगाई कम करनी है, बाइज़्ज़त बावकार करना है, कर्जा फ्री बनाना है, तो सराजुल हक सब वज़ीर आज़म होंगे और पूरा इस्लामाबाद और पाकिस्तान हमारा होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपने जिस तरह से कहा कि दोनों जमातें क्या बाकी जमातें भी जो इनके साथ रही हैं, जो कोलिशन हमने पिछले 16 महीने भी देखी, आप कहते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकी, आवाम तंग आ गए, अब जमात इस्लामी की बारी है। आपने जिस तरह से कहा कि सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, बट वो मंशूर में क्या सियासी जमातों की तरफ से वो चीज़ें सामने आती हैं, वो स्ट्रैटेजी सामने आती है, वो तरीका लाहे अमल आवाम को बताया जाता है कि कैसे होगा कैसे? क्योंकि इकॉनमी की तो हालत ऐसी हो गई है कि हम हर जगह से यही सुनने को हमें मिलता है कि कोई एक जमात सही नहीं कर सकती। बेटे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। जमात इस्लामी ने 231 कैंडिडेट उतार दिए हैं कौमी असम्बली के मैदान में, ठीक है, और 535 MPA हम मंशूर दे चुके हैं। एक माह हो गया, उस पर कितने फॉर्म भी हो चुके, मैं भी PTV में जा चुका, और किसी पार्टी ने मंशूर दिया ही नहीं। हमारा मंशूर पढ़े इल्म हो जाएगा कि किस तरह हम माशरत को ठीक करना चाहते हैं, माशरत को ठीक करना चाहते हैं, सियासत को ठीक करना चाहते हैं, हम किस तरह बाइज़्ज़त बाब करना चाहते हैं, और किस तरह नौजवानों को जवाब देना चाहते हैं, नौजवानों को बनु काबिल बनाना चाहते हैं, हुनरबंद बनाना चाहते हैं। उसमें पूरा तरीक़ेकार है मंशूर में, उन्हें पढ़े इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। ये बताइए कि आप क्योंकि इस्लामाबाद से कई अरसे से इलेक्शन लड़ते हुए आए भी हैं, इस्लामाबाद के अगर मैं इशूज़ की बात करूँ तो वो क्या चीदा क्या मसाइल क्या हैं यहाँ के? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के या दीगर ममालिक के हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, हमारा तो ये कैपिटल होने के बावजूद हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ, और ख़ास तौर से जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है कि लोगों का माल क्या जाने भी महफूज नहीं है। आपने बिल्कुल शुक्र है, आप आसमान से नीचे तक आई हैं, सच्ची बात यही है। एक जोलानी साहब थे, वो मेयर थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने फरमाया था, बड़े मशहूर मेयर थे, हिस्ट्री पढ़ें, कि हर सियासत लोकल होती है।
इस्लामाबाद के पूरे मसाइल को देखें तो मैं मजबूरन कह रहा हूँ, इसका कोई कस्टोडियन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है यार, एक मिनट ठहरो यार, और इसका कोई केयर करने वाला नहीं है। यानी 23 लाख की आबादी में 64 साल इसको बने हुए पानी का सबसे बड़ा मसला है, हर जगह मसला है, सेक्टर में भी, देही इलाके में भी। यानी 72 घंटे बाद पानी, 48 घंटे बाद पानी, 24 घंटे बाद पानी, टूटी खोलो तो कोई साफ फनका रहा है। यहाँ बहुत बड़ा मसला है, हमेशा से मसला है। मैंने मसला हल कराने के लिए 2006 में सीडीए से मिलकर गाजी बरोसा से पानी लाने की स्कीम मंजूर करा चुका हूँ। बाद में जितने एमएनए आए तो किसी ने उस पर अमल नहीं किया। फिर सरकारी तालीमी इदारों में बेटियों के लिए जगह नहीं है, बच्चों के लिए जगह नहीं है। 1000 से ज़्यादा यहाँ प्राइवेट स्कूल हैं, फीसें बहुत ज़्यादा हैं। एक आदमी चौकीदार कैसे बच्चों को पढ़ाए, हेड कैसे बच्चों को पढ़ाए। ज़रूरी है सरकारी तालीमी इदारे खोले जाएँ ताकि हर बेटी और बेटे को जगह मिल सके। अजीब कहानी है, अस्पताल ही कोई नहीं है, फिल्म पूरे पाकिस्तान का है कि पोली क्लिनिक है वो मुलाजमीन के लिए, 3 करोड़ आवाम कहाँ जाएँ, एक अस्पताल भी नहीं है। ये कैपिटल है, सफाई सुथराई देखें, नौजवानों को देखें, फिर ये देखें 23 लाख आवाम है, यहाँ मेयर को नहीं बनने दिया गया। यहाँ अपने हाई कोर्ट मौजूद है, आईजी मौजूद है, इसका स्टेटस है सूबे का। कोई 30 एमपी होने चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसको हक दिया ही नहीं गया। ये हर तरह से इसका कोई कस्टोडियन नहीं है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जमात इस्लामी जीतेगी, और इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं वो पानी के हो, वो अपने तालीमी अदारे के हो, अस्पताल के हो, सफाई के हो, और जो अवामी हक सब लेके देंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, वैसे NA47 की सूरत हाल भी देखी हमने, 48 की भी देखी, 46 में आप अपना मुकाबला किस सियासी जमात या किस इंडिविजुअल के साथ देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये थोड़ी टफ फाइट दे सकता है? अभी तक कोई मैदान में है ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, और कोई कैंपेन? 4 नून के कैंडिडेट हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और पीपी के भी लड़ रहे हैं। पीटीआई के 9 कैंडिडेट हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी हम अकेले मुकाबले में हैं, अच्छा अकेले मुकाबले में हैं, और हमारा मुकाबला है महंगाई से, बेरोजगारी से, पानी के तालीमी इदारों से। इंशाल्लाह बेटी आप देखेंगी कि हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह, और जीत कर हम अपनी सुन्नत में अमल करते हुए फैसल मस्जिद हमारे शुक्राना पढ़ेंगे, फिर सारे मसले हल करेंगे इंशाल्लाह, और आपको भी बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मियां असलम साहब की बात सुनी, जो कि NA46 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जनरल इलेक्शंस के लिए। NA47, 48 की सूरत हाल भी हमने आपको दिखाई है। वहाँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की क्या राय थी, वो भी यकीनी तौर पर हर उम्मीदवार की तरह इस चीज़ पर कायल थे कि अवाम उनको वोट करेगी। बहरहाल फैसला जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम ने करना है, और इस्लामाबाद के इन तीनों हलकों से अवाम क्या फैसला करती है वो आपके सामने होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।